নমস্কাৰ ND24 চাই থকাৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ। মই ৰাজদীপ বাইলুং বৰুৱা। আজিৰ পৰ্যবেক্ষণলৈ আপোনাক স্বাগতম। আজি আমি এই নিৰ্বাচনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত চৰ্চাত থকা কিছু বিষয় আলোচনাৰ বাবে ল'ব খুজিছোঁ আৰু কাকতলীয়ভাৱে আজি আমাৰ সৈতে আছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হিন্দু পৰিষদৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ প্ৰবীণ ভাই টগাৰিয়া আৰু তেখেতৰ সৈতে আজি আমি কিছু বিশদভাৱে আলোচনা কৰিম। এই কাৰণে আমি আলোচনা কৰিব খুজিছোঁ এই কেইদিন তেখেতে অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তত সভা সমিতি সম্বোধন কৰিছে, মিয়াৰ কথা কৈছে, মিয়াক বিতৰণ কৰাৰ কথা কৈছে আৰু চৰকাৰক এই বিষয়সমূহৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিবৰ বাবে তেখেতে আহ্বান জনাইছে। আজি আমি তেখেতক আমাৰ মাজত পাইছোঁ। নিৰ্বাচনৰ সময়ত তেওঁৰ এই আগমন উদ্দেশ্য ইয়াক লৈ প্ৰশ্ন স্বাভাविकते उत्थापन হ'ব, चर्चाओं होब। टगारिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगा आपसे, चुनाव का माहौल है असम में और इसी दौरान आप असम में हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के आप अध्यक्ष हैं और मैंने आपका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो भी देखा, बारीकी से देखा। मियाँ को असम से खदेड़ने की बात आपने फिर से उठाए हैं और जहाँ तक हमें मालूम है, हालांकि आसाम के दर्शकों को भी शायद याद होगा जो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, नौगांव में नेहरू वाली में आप जब आए थे उसी दौरान बहुत बड़ी सभा और उसके बाद नौगांव में राजेंद्र गोहाई जी उस समय सांसद बने, तो आपका जो उस समय का सभा था उसके बाद से काफ़ी चेंजेस देखने को मिला। तो इस बार माहौल बिल्कुल ही अलग है, उस समय से बिल्कुल अलग है। फिर भी आप यहाँ पे आए हैं, उद्देश्य लक्ष्य आपका जानना चाहूँगा। मैं पूरे देश और दुनिया के हिंदुओं के कल्याण का काम कर रहा हूँ। 25 साल की उम्र में मैं राम मंदिर के लिए संघर्ष करने के लिए निकला था। तब भी मैं भारत का बहुत बड़ा कैंसर का सर्जन, मैं 42 साल पहले का कैंसर का सर्जन डॉक्टर हूँ। 5-6 ऑपरेशन, लाखों रुपया प्रतिदिन कमा रहा था। तब से मैं हिंदुओं के कल्याण के लिए निकला और हमने वादा किया था कि मंदिर वहीं। हमने भगवान की कृपा से ये वादा पूरा किया, मानी वी डिलीवर्ड। अब मेरा आगे का लक्ष्य है, अब तो हिंदू ही आगे। मानी एक समय था पूरी दुनिया में हिंदू आगे था मानी इकोनॉमिकल आगे था। दुनिया की वेल्थ का, संपत्ति का 1/3 हिस्सा भारत के पास था। दुनिया का ट्रेड का 1/3 हिस्सा भारत के पास था। दुनिया की शिक्षा, साइंस, टेक्नोलॉजी भारत के पास थी। हम सभी क्षेत्रों में पीछे चले गए। हमारा प्रयास, अब तो हिंदू ही आगे, अब तो हिंदू ही आगे मानी सुरक्षित हिंदू, समृद्ध हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू। मैं जब सुरक्षित हिंदू कहता हूं तब भारत में सुरक्षित हिंदू नहीं हैं। क्या हो रहा है बांग्लादेश में, क्या हो रहा है इवन असम में। असम में भी हिंदू बेटियों पर गैंगरेप हो रहे हैं। असम में भी लाखों बीघा शत्रुओं की जमीन अब भी मियाँ के कब्जे में है। क्या हो रहा है जम्मू में, बंगाल में। इसलिए हमारा पहला संकल्प हिंदू ही आगे, सुरक्षित हिंदू। और भारत में, आसाम में तब तक ही हिंदू सुरक्षित रहेगा जब तक हिंदू मेजोरिटी, हिंदू बहुमत है। और भारत में हिंदू मेजोरिटी के लिए मेरा 4 पॉइंट एक्शन प्लान है। जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाओ, उनसे मियों की जनसंख्या नियंत्रित होगी। दूसरा, बांग्लादेशी घुसपैठिए मियों को भगाओ पूरे देश से, आसाम से। तीसरा, 3 बच्चे हिंदू सच्चे। चौथा, खरीदी हिंदुओं से करेंगे, रोजगार हिंदुओं को देंगे। यह भारत में हिंदू मेजोरिटी रखने का प्रयास है। हमारा दूसरा प्रयास है कि जब तक एजुकेशन सबको अवेलेबल नहीं है तब तक समृद्धि नहीं आती है। हिंदू ही आगे, सुरक्षित हिंदू, समृद्ध हिंदू।
समृद्ध हिंदू के लिए एजुकेशन, मेरा राष्ट्रीय छात्र परिषद 4 मुद्दों पर काम कर रहा है। सस्ती शिक्षा, गुणवत्ता युक्त शिक्षा, शिक्षा के साथ रोजगार, शिक्षा के बाद रोजगार। ये शिक्षा के साथ रोजगार बहुत नई बात है। यूरोप अमेरिका में जो होता कॉलेज में पढ़ता है, पार्ट टाइम जॉब करता है जी। या आमदनी से अपनी फीस भरता है। मेरे भी बहुत रिश्तेदार अमेरिका में पढ़े हैं। 6 महीने के फीस के पैसे परिवार देता है, बाकी वह कमा लेता है। हिंदुस्तान में क्यों नहीं कर सकते हैं? करोड़ों परिवार, 4 करोड़ बच्चे कॉलेज में हैं, करोड़ों परिवार फीस के पैसे नहीं दे सकते हैं। हमें हिंदू को आगे ले जाना है, मानी सस्ती शिक्षा, शिक्षा गुणवत्ता युक्त शिक्षा के साथ रोजगार, शिक्षा के बाद रोजगार। तीसरा मेरा काम है हर युवा युवतियों को रोजगार। यह काम मेरा राष्ट्रीय बजरंग दल करेगा। सरकार के पास तो 3 करोड़ ही रोजगार है, इनमें भी 1 करोड़ पद खाली है। हमें 1 करोड़ खाली पद स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में भरने का दबाव बनाएंगे, साथ में पूरे भारत को स्वरोजगार की ओर ले जाएंगे। यहां 1 साल में 30 फुट ऊंचा बांबू होता है। छोटी जमीन है, बांबू की कीमत, सुपारी, नारियल, उनके दाम, मशरूम। मानी यदि युवाओं को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार की ट्रेनिंग, पैसे और मार्केटिंग 3 किया तो हमें चाहिए रोजगार। मेरी चौथी बात है किसानों को फसल के दाम। यही डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया के राम। आई एम ए सन ऑफ ए फार्मर। मेरे पेरेंट के पास 2 एकड़ जमीन थी और 50 साल पहले 1975 में मैं MBBS करने गया था। मेरी मंथली फीस 25 रुपया थी, ओनली 25 रुपीज अ मंथ। दैट वाज द फर्स्ट MBBS फी इन मेडिकल साइंस। आज 1 करोड़ जिनके माँ बाप के पास नहीं है, उनका बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता है। इसलिए किसानों को फसल के दाम, यही है डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया के राम। हिंदू घर सुखी घर, हिंदू घर रोग मुक्त घर। ये देश में 40 करोड़ मरीज है। आउट ऑफ 3rd और 4th इंडियन, 1 इज सफरिंग फ्रॉम ए मेजर डिजीज। 25 करोड़ ब्लड प्रेशर के मरीज, 13 करोड़ डायबिटीज के मरीज। डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया का डॉक्टर के नाते कहना है कि उनमें से आधे लोग रोग मुक्त बिना डॉक्टर हो सकते हैं। उदाहरण के नाते 25 करोड़ ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, वही ब्रेन हेमरेज, लकवा, अंधापा, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर। एक व्यक्ति को सिखाया कि हर रोज 1 ग्राम ही नमक, सॉल्ट लेना। 1 पर्सन 5 ग्राम सॉल्ट पर डे, ब्लड प्रेशर के मरीज की संख्या आधी हो जाएगी। देश में आधे लोगों का रक्त फीका है। हम कहेंगे लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाकर खाओ, यह कौन सिखाएगा? हम सिखाएंगे। हिंदुस्तान में 1 करोड़ हिंदू परिवारों को रोग मुक्त रहने की ट्रेनिंग हमने शुरू की है। और मेरा छठा काम है सुरक्षित महिला। हमारी बहन बेटी जूडो कराटे नहीं जानती है, हम ऐसी ट्रेनिंग दे रहे हैं स्कूल कॉलेजों में कि किसी ने नाम लिया तो पीट कर आएगी। ये मेरा संगठन का नाम है राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्विनी। ये 6 मेरी बातें का नाम है हिंदू ही आगे। यह मेरा देशव्यापी अभियान है, पर आसाम के लिए तो मेरा एक ही अभियान है, 50 लाख बांग्लादेशी मियों से मुक्त आसाम। हमने ही कभी राम मंदिर का जंग छेड़ा था, तब हमारी उम्र 25 साल की थी। लाखों गांवों में जाकर हिंदुओं को जगाया, हम एक आवाज करते थे, लाखों लोग निकलते थे, मंदिर बन गया। वही आवाज बुलंद अब बांग्लादेशी मियों के भगाने के लिए आसाम में होगी। बांग्लादेशी मियां मुक्त आसाम, यह डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया का राम मंदिर 2 है। लेकिन होगा कैसे? आप देखिए, मैं आपसे ये सवाल करने वाला हूं। जैसे कि हम सबको मालूम है कि 1950 से आसाम में एक एक्ट पारित है आसाम के लिए, खासकर आसाम के लिए। उसको आपको एक दरकिनार कर दिया गया। ठीक है, 1950 द इमिग्रेंट्स एक्सपल्सन फ्रॉम असम एक्ट। इसलिए ज़रूरी था कि आसाम में घुसपैठिए उस समय आए थे, तो उनको खदेड़ने के लिए 1950 में एक एक्ट पारित हुआ
राष्ट्रीय एक्ट जो थे, उसका प्रयोग एक समय तक हुआ। उसका प्रयोग एक समय तक हुआ। बिमला प्रसाद सलिहा जी जब थे, उनको ब्लैकमेल किया गया। उसके बाद 64 में आपको ट्रिब्यूनल ऑर्डर लाया गया, वो अभी भी वो कायम है लगभग। उसके बाद 83 में आया IMDT एक्ट, बहुत ही कंट्रोवर्शियल था। उसको सर्बानंद सोनोवाल ने बाद में जाके सुप्रीम कोर्ट के पास गुहार लगाया, उसको भी खारिज किया गया। बहुत समय निकल गया। 85 में असम आपका जो अकॉर्ड साइन हुआ, उससे पहले 79 में यही जो नारा आज आप लगा रहे हैं कि बांग्लादेशी मुक्त असम, 50 लाख से ज़्यादा बांग्लादेशी उनको खदेड़ना है। असम जो उस समय आंदोलन था तकरीबन 6 साल आपका, बहुत 1950 से लेके आज के डेट तक, आज के तारीख तक जो संभव नहीं हुआ, अब चुनाव से पहले फिर ये नारा लगाना प्रैक्टिकल है? चुनाव होगा या चुनाव चला जाएगा, ये नारा नहीं है, ये संकल्प है। कभी हमने राम मंदिर का ऐसा ही संकल्प लिया था। चुनाव चला जाएगा, हम विषय नहीं छोड़ेंगे जब तक परिणाम नहीं लेकर डिलीवर नहीं होगा, हम उस पर लगे रहेंगे। कैसे होगा? तो पहला कि उनकी मेथोडोलॉजी तय करनी पड़ेगी। मैं मेथोडोलॉजी बताता हूं। जब यह देश में बांग्लादेशियों को हटाने के संदर्भ में ये डॉक्यूमेंट तय करने का तय हुआ, 12 डॉक्यूमेंट तय किए थे। उनमें से फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना संभव था। मानी गांव का बड़े व्यक्ति का सर्टिफिकेट कोई भी दे देगा, स्कूल मास्टर सर्टिफिकेट दे देगा, बर्थ सर्टिफिकेट कहीं से आ जाएगा। उनके कारण, गलत डॉक्यूमेंट बनने के कारण हमारा ये डिटेक्ट होना संभव नहीं हो पाया। NRC, मेरा सुझाव ऐसा है कि NRC में भी जिन्होंने अप्लाई किया था, उनमें से 10 लाख लोग रिजेक्ट हुए। ये 10 लाख लोगों का लिस्ट आसाम सरकार के पास है। 19 लाख बाहर है। अब उनमें से 10 लाख मुसलमान थे, 7 लाख हिंदू थे। मैं हिंदू को छोड़ देता हूं भी। जिन्होंने NRC में अप्लाई किया था और रिजेक्ट हुआ, वो 10 लाख बांग्लादेशी मियाँ हैं। उनका तो लिस्ट है। मुझे बताओ, जिनका NRC में रिजेक्ट हुआ वो तो भारत का नागरिक नहीं है। उनको पकड़ करके डिस्ट्रिक्ट डिटेंशन सेंटर में ले जाने में क्या देरी है? तो मेरा पहला सुझाव है कि जिन्होंने NRC में अप्लाई किया था, रिजेक्ट हुए, ये 10 लाख बांग्लादेशी मियों को पकड़कर डिटेंशन सेंटर में ले जाओ। हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिटेंशन सेंटर खड़े कर दो। नंबर 2, लाखों ऐसे मिये हैं जिन्होंने NRC में अप्लाई ही नहीं किया था। जिन्होंने अप्लाई नहीं किया, उनको पकड़कर डिटेंशन सेंटर में ले जाओ। ये 2। मैं तीसरा रास्ता मोर साइंटिफिक बता रहा हूं। मैं डॉक्टर हूं। एक शब्द है DNA टेस्ट। असम में जिनकी 200 वर्ष की फैमिली ट्री है, 200 वर्ष की, 100 वर्ष की, 150 वर्ष की, उनमें से किसी भी व्यक्ति का ब्लड टेस्ट करोगे तो उनमें से उनके फैमिली ट्री वाले किसी से उनका DNA मैच हो जाएगा। DNA टेस्ट करने के लिए क्या चाहिए? 1 ड्रॉप ऑफ ए ब्लड, 1 बूंद रक्त चाहिए। कितने घंटे में हो जाता है? 1 से 3 घंटे में। मशीन की कीमत कितनी है? 30,000 से लेकर 3 करोड़ कैपेसिटी वाली मशीन। मशीन है, आसाम में भी है, पूरे देश में। कहां है? फॉरेंसिक लैब में है, हेल्थ डिपार्टमेंट में है। तो मेरा सुझाव है कि अब कोई डॉक्यूमेंट में मत पढ़ो, न बर्थ सर्टिफिकेट, न आधार कार्ड, न स्कूल सर्टिफिकेट, न बड़े बुजुर्ग का, न रेशन कार्ड। क्या करो? 1951 में जो मुस्लिम वोटर थे, उनका लिस्ट अवेलेबल है। उनके ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड सन
उनका फैमिली ट्री हो गया, उनका नाम डिस्ट्रिक्ट वाइज पब्लिश करो, सभी डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा। फिर असमिया मुसलमानों को अपील करो, असम के जो मुसलमान है, बांग्लादेशी, जो असमिया, indigenous हैं। हाँ, कि आप फॉर्म भरो, अप्लाई करो कि 51 के मुस्लिम वोटर के ग्रैंड सन डॉटर में से आपका कजिन ब्रदर सिस्टर कौन है। फॉर्म भरा, दोनों का ब्लड लेकर डीएनए टेस्ट होगा, 2 घंटे में बता देंगे कि आप उनके फैमिली ट्री में से हैं तो असमिया, नहीं है तो बांग्लादेश। क्या होगा मैं बताऊं? नहीं, असम में जैसे मैं पूरा क्या होगा बताऊं। एक भी बांग्लादेशी मियां एप्लीकेशन नहीं करेगा, क्योंकि 100% पकड़ा जाएगा। एप्लीकेशन नहीं करेगा तो परिणाम क्या आएगा? एनआरसी से रिजेक्टेड 10 लाख मिये, एनआरसी में अप्लाई नहीं कहते से 10-15 लाख मिये, और डीएनए टेस्ट में अप्लाई नहीं करेंगे 50 लाख में से 40 लाख मिये विदाउट एनी टेस्ट डिटेक्ट हो जाएंगे। 2-5 लाख लोग डीएनए टेस्ट में होकर टेस्ट करेंगे। अब उसको पकड़ेंगे कैसे? मैं बिल्कुल एक्शन प्लान बता रहा हूं। पूरे भारत की सीआरपीएफ, आसाम राइफल, आसाम की पुलिस, उनको 24 घंटे आसाम के सभी गांवों शहरों में स्टैंड टू करके 24 घंटे हम आसाम को सील कर दे। सील कर दे मानी विदाउट इमरजेंसी, विदाउट हेल्प कोई अपने स्थान से बाहर नहीं निकलेगा। हर एक गांव के दरवाजे पर 50 पुलिस वाला होगा, हर एक शहर में होगा, और वहां रहने वाले सबको सर्च करेंगे कि एनआरसी में रिजेक्टेड कौन था, अप्लाई नहीं किया ऐसा कौन था, डीएनए में अप्लाई किया कौन नहीं था। उनको पकड़कर वही डिटेंशन सेंटर में ले जाओ, 24 घंटे में डिटेंशन सेंटर में आ जाएंगे। हाँ, एनआरसी के डीएनए के फॉर्म भरने में 1 महीने का समय देना पड़ेगा। ये पूरी प्रक्रिया 2 महीने में पूरी हो जाएगी। बिल्कुल प्रैक्टिकल है। डीएनए टेस्ट मेरा सब्जेक्ट है, इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ ए मेडिकल साइंस, फोरेंसिक वाज माय सब्जेक्ट, इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ ए डॉक्टर। 100% शक्य है। और मुझे बताओ, 10 लाख एनआरसी में रिजेक्ट हो गए, उनके लिए क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत है, क्या प्रोसीजर की जरूरत है? जो मियों ने एनआरसी में अप्लाई नहीं किया उनको पकड़ने में क्या जरूरत है? अब पकड़ने की प्रोसेस 24 घंटे में एक साथ आसाम को सील करके 100% आसाम की पॉपुलेशन को सर्च करो, आपको मिल जाएगा। देयर इज ए क्वेश्चन ऑफ ए विल फ्रॉम गवर्नमेंट। आई वांट विल फॉर अ गवर्नमेंट, और इसके लिए मेरा एक्शन प्लान आगे का रहेगा। मैं आसाम के हर गांव में, शहर की हर गली में बांग्लादेशी मियां मुक्त संकल्प सभा करवाऊंगा। सब संकल्प करेंगे। चुनाव से पहले ही होगा? चुनाव के पहले शुरू करवा दूंगा मैं, 10-15 दिन में शुरू करवा दूंगा। मेमोरेंडम भेजेंगे, बांग्लादेशी मियों का आर्थिक बहिष्कार का निर्णय करेंगे। यह मेरा विदाउट आंदोलन जनजागरण का प्रयास होगा। और इसके बाद आंदोलन करना पड़ा तो हमने ही राम मंदिर आंदोलन किया था, और तब किया था जब विपरीत सरकारें थी। अब तो आसाम में भी विपरीत सरकार नहीं है, हमारे मामा की सरकार है, और दिल्ली में नहीं है। अब तो अनुकूल सरकार है। मेरा मानना है भूतकाल में नहीं हुआ, उनके अनेक कारण हैं। आज करने में आगे की प्रोसीजर का फायदा है, एनआरसी का भी फायदा है। क्यों? 10 लाख जो रिजेक्ट हो गए तो 10 लाख तो हाथ में मिल गए, तो आगे की प्रोसेस का भी फायदा है। देयर शुड बी विल, और आसाम की जनता की विल है। मैं एक बात और करूंगा। नहीं, आसाम कितने आंदोलन करेंगे ये बोलिए मुझे। नहीं, मैं आगे बताता हूं। मैं आपको नहीं, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन आसाम कितने आंदोलन में शामिल होंगे? आसाम कितने लोगों का बलिदान होगा? आसाम को जिंदा रहना है, हमारे घर और बहन बेटियों को बचाना है तो आंदोलन करना ही होगा। लोकतंत्र में आंदोलन जब तक विजय प्राप्त, हम तो राम मंदिर के लिए 450 वर्ष लड़ते रहे, लड़े ना 450 वर्ष, तो कभी नहीं पूछा कितने बलिदान देंगे। और आसाम को बचाना है तो आंदोलन करना ही। पर मैं एक बात और बता दूं, राम मंदिर क्यों बना? पूरा देश लड़ा। पहले क्यों नहीं बना था? अकेला अवर लड़ रहा था। तो आसाम बांग्लादेशी मियों से मुक्त क्यों होगा? अब आंदोलन होगा तो अकेला आसाम नहीं लड़ेगा। प्रवीण तोगड़िया वादा करता है
मैं देश के लाखों गांव के लोगों को आसाम की मदद में खड़ा करूंगा। आंदोलन आसाम के गांव में भी होगा, यूपी के गांव में भी होगा, बिहार के गांव में होगा, महाराष्ट्र के, गुजरात के, आंध्र के गांव में होगा। मानिए जंग आसाम का नहीं है, पूरे भारत की जनता का जंग आसाम बचाने के लिए रहेगा। यह मैं, हिंदुस्तान में काम करने वाला हिंदू लीडर, सिर्फ वादा नहीं, मैं उनकी तैयारी कर रहा हूं। मैं 4 महीने के लिए निकला हूं। 4 महीने, 250 डिस्ट्रिक्ट, 1500 ब्लॉक में 1 लाख गांव में संगठन का नेटवर्क खड़े करते जा रहा हूं। मैं आवाज आसाम के लिए उठाऊंगा। लाखों गांव के हिंदू आसाम के लिए खड़ा होगा। इसलिए आसाम अकेला नहीं लड़ेगा, आसाम के साथ पूरा भारत लड़ेगा। पर हम बांग्लादेशी मियों से मुक्त आसाम तो करवा के ही रहेंगे। लेकिन मैं आपसे, ठीक है, आपने अपने संगठन के बारे में बोला, आपने बोला कि कैसे आप लोग संगठन की इसका गरिमा, इसका जो भी सांगठनिक जो भी कामकाज है, इसको कैसे आगे बढ़ा कर लेके जाएंगे, वो आपने बोला। लेकिन बात यह है कि आसाम ने बहुत झेला है। सही बात है, आसाम ने बहुत झेला है। और आज के डेट में भी दुर्भाग्य आसाम का कि आपको 5 बार विदेशी घोषित किया गया, आपको यहाँ से भगाया गया, आपको यहाँ से खदेड़ा गया। आप बार बार वापस आते हो और आप आके यहाँ पे चुनाव भी लड़ते हो। ये ऑन रिकॉर्ड्स में आपको बोलता हूँ। तो सिस्टेमेटिक जो यहाँ पे एग्रेशन है वो तो सबके सामने है, नंबर 1। नंबर 2 है कि सरकार ये कोई विदेशी नहीं चला रहा है। आसाम में जो लोग सरकार में है असम के ही बेटे, असम के ही बेटे हैं। अगर यहाँ पे बांग्लादेशी है, आप नंबर्स बोल रहे हैं, लेकिन अभी आप नंबर्स बोलने जाओगे तो उसमें भी लोग बोलेंगे ये तो सब लोग अभी इंडियन हैं, असम के सिटीजन्स हैं। 1985 में जो अकॉर्ड साइन हुआ उसके मुताबिक 1971 24 मार्च मिडनाइट वो काट ऑफ डेट है। असम के लोगों ने, महासंघ ने अप्लाई किया सुप्रीम कोर्ट में कि बोला कि हमको 1951 चाहिए काट ऑफ डेट। तो किसी ने साथ नहीं दिया, उनका लगभग साथ नहीं दिया। असम के संगठन हो, आंदोलनकारी संगठन बोलिए, सरकार बोलिए, किसी ने भी एफिडेविट में ये नहीं लिखा कि हमको नहीं, ये सही है, हमको 51 ही चाहिए। उस समय जो हुआ था उस समय नहीं, मैं इस समय की बात कर रहा हूँ। नहीं, उस समय जो हुआ था वो हो गया। अब मैं 1951 के मुस्लिम वोटर की फैमिली ट्री से ही डीएनए की मांग कर रहा हूं। मानी कट ऑफ डेट तो 51 ही बनेगी। 71 के बाद का बांग्लादेश से आया विदेशी और 51 से 71 के बीच आया बांग्लादेशी स्वदेशी हम्बग है। 51 के बाद आया हुआ एग्रेसर है, इन्वेडर है, विदेशी है। दे मस्ट गो, लॉक एंड स्टॉक, उनको जाना ही पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको, 51 आपने बोला कि कट ऑफ डेट 51 होना ये लाजमी है, लेकिन नहीं हो पाया। अब होगा, अप्लाई किया सुप्रीम अरे कोर्ट में, इतिहास बदल वो सकता नहीं है। हुआ। अरे सब बदल सकता है, कानून भी बदल सकते हैं, कोर्ट का रूलिंग भी एप्लीकेशन के आधार पर, रिवीजन के आधार पर लेकिन सब बोलते हैं कि 1985 में जो असम अकॉर्ड हुआ उसके मुताबिक जो भी होना है उसके मुताबिक होगा। एक आपका वहाँ पे अकॉर्ड साइन हुआ 1985 14 अगस्त नाइट को ये हुआ, साइन हुआ। लेकिन उसके बाद काफ़ी लोगों में गुस्सा थे कि 51 क्यों नहीं है, पूरा भारत 51 के आधार पर चल रहा है, उस समय की जो असम 71 के आधार पर नहीं। अभी हाल ही में 2-3 साल पहले 2012 में सम्मिलित महासंघ मतीउर रहमान जी और उनके ही साथी, कोई इंडिजिनस बहुत सारे ग्रुप्स, उन लोगों ने गुहार लगाया सुप्रीम कोर्ट में कि हमको 1951 कट ऑफ डेट चाहिए, 71 नहीं, कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। लेकिन नहीं हो पाया। मैं आपको बताऊं, दूसरी बात बताऊं, किसी ने साथ नहीं दिया। नहीं, उस वक्त किसी ने साथ नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। मैं दूसरी एक बताऊं, हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में फॉरेनर एक्ट है। फॉरेनर एक्ट कहता है who is not a citizen of India and coming illegally, he should be forcibly evacuated by Bharat government. That is the duty of the government. तो भारत के लिए फॉरेनर कौन है जो 51 के बाद इलीगली आया है? तो आप क्या फॉरेनर एक्ट को अमान्य करोगे?
और फॉरेनर एक्ट इट इज पार्ट ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन। उनसे बड़ा कोई कानून नहीं हो सकता है। फॉरेनर एक्ट विल प्रिवेल हिंदुस्तान में। इसलिए बीच में जो हो गया वी विल गो बाय फॉरेनर एक्ट। और फॉरेनर एक्ट कहता है एनी इलीगल सिटीजन आउटसाइड इंडिया शुड बी इवैक्यूटेड फोर्सफुली। और 51 के बाद जो भारत में आया है वह फॉरेनर ही है। भारत का कोई कानून उनको मान्यता नहीं दे सकता है। जो भी हो, लेकिन 71 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। 1950 फॉरेनर एक्ट वो भी एग्जिस्ट करता है, मैं समझ गया, लेकिन इसमें अमेंडमेंट हुआ है। पहली बात, फॉरेनर अमेंडमेंट ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। फॉरेनर्स एक्ट ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है और उसको मानना ही पड़ेगा। और हम 51 की बात पर डटे रहेंगे, उनमें कोई बांधछोड़ नहीं है। हमारा आंदोलन भी करना पड़ेगा तो 51 के मुद्दे पर होगा और सिर्फ आंदोलन नहीं होगा, ये बहुत बड़ी ताकत की बात आगे जाकर खड़ी होगी। ठीक है, मैं एक ব্ৰেক लेना चाहूँगा। এটা বিৰতিৰ সময় হৈছে, এটা বিৰতি লৈ লওঁ। আমি কথা পাতি আছোঁ ডক্টৰ প্ৰবীণ ভাই টগাৰীয়াৰ সৈতে, আৰু তেখেত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হিন্দু পৰিষদৰ অধ্যক্ষ সভাপতি। গতিকে তেখেতে যিখিনি কথা কৈছে এই সময়খিনিত আমি সকলোৱে নিশ্চয় কম বেছি পৰিমাণে বুজি পাইছোঁ যে তেওঁলোকৰ এটাই উদ্দেশ্য যে হিন্দুক আগত লৈ যাব লাগে, আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা বাংলাদেশী মুক্ত মিয়া মুক্ত এখন অসমৰ কাৰণে তেওঁলোকে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত জাগৰণ সৃষ্টি কৰিব। দেশৰ আন আন প্ৰান্তৰ পৰাও মিয়াসকলক তেওঁলোকে আঁতৰি যাবলৈ বাধ্য কৰিব বা খেদিবলৈ চৰকাৰক বাধ্য কৰিব, এই ধৰণৰ কথাবোৰ কৈছে। নিৰ্বাচনৰ সময়, গতিকে কথাবোৰ চৰ্চাৰ শীৰ্ষত আছে। এটা বিৰতিলৈ পুনৰ আহি আছোঁ। এটা চমু বিৰতিৰ পাছত আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম। আমি কথা পাতি আছোঁ এই মুহূৰ্তত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হিন্দু পৰিষদৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ প্ৰবীণ ভাই টগাৰীয়াৰ সৈতে, আৰু তেখেতে যথেষ্ট উষ্মাৰে কিছু কথা কৈছে আৰু সেইখিনি আমাৰ দৰ্শকসকলেও নিশ্চয় বুজি পাইছে। फिर से आपके पास रुक करना चाहूँगा, जैसे कि आपने बोला कि आप ये आंदोलन जो होगा आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। राम मंदिर के लिए 750 साल 500 साल आप लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया, और ये आसाम को मियाँ मुक्त करने के लिए अगर ये डिमांड रहा, समय का आह्वान रहा, तो और लंबा ये आंदोलन जाएगा। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने बोला कि 51 कट ऑफ डेट के ऊपर ही आप लोग काम करना चाहेंगे, और जो भी 51 तक असम में थे वो यहाँ के निवासी हैं, वो सिटीजन्स हैं, वो असम में चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, जो भी हो, वो भारत के नागरिक। लेकिन उसके बाद 51 के बाद जो भी यहाँ पे आए, जिनका भी आगमन हुआ, जो भी अपना मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स वो खास करके बांग्लादेश या ईस्ट पाकिस्तान से जिनका यहाँ पे आना हुआ, वो सब विदेशी हैं, वो मियाँ हैं, उनको खदेड़ना होगा। लेकिन 51 से 71 तक जो भी लोग आए थे उनको ऑलरेडी नागरिकता मिल चुकी है। उसके उपरांत मैं आपको एक और चीज़ बोलूँ, क्यों नहीं हो सकता, आपको बोलना चाहूँगा कि क्यों नहीं हुआ है। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उस समय से जो भी प्रयास किए गए, 1950 में जो एक्सपल्सन एक्ट था उससे 3.5 लाख गोपीनाथ बोरदोलोई जी ने उसी एक्ट का प्रयोग करके भगाया यहाँ से, ठीक है। तो उसके बाद विष्णुराम मेधी जी आए, उन्होंने भी उस एक्ट का सही उपयोग किया, क्योंकि उसको उससे दूसरा कुछ देखना नहीं है। आप आए, आपको जाना होगा, आप नहीं आ सकते। जो भी रिलीजियस परसिक्यूशन से जो भी यहाँ पे हिंदू लोग आए थे शरणार्थी के हिसाब से उनको पनाह मिला। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बिमला प्रसाद सलीहा जी के समय में तकरीबन 1,79,000 लोगों को भगाया गया। तो उसके बाद वो प्रेशर में आ गए। जो लोग इस एक्ट के लिए सेंटर में गुहार लगाए थे केंद्र में कि इस एक्ट को पारित कीजिए, आसाम घुसपैठ के कब्जे में आने वाला है, लपेट में आने वाला है, तो उन्हीं लोगों के कई लोगों ने उसका विरोध किया कि नहीं, कैसे भगाओगे आप, इनको अगर भगाना है तो हमारा वोट बैंक चला जाएगा। इस पे काम हुआ। तो गोपीनाथ बोरदोलोई ने जो प्रारंभ किया उसको कहीं ना कहीं ब्रेक लगा दी गई बिमला प्रसाद सलीहा के समय से। और उसके बाद से तो आसाम में सबको मालूम है 1976 में MHA से लेटर आता है बांग्लादेश होने के बाद कि जो भी लोग
1976 में आपका लेटर आया 17 फरवरी को, बोला कि जो भी लोग आसाम में प्रवेश किए 71 मार्च से पहले उनको मत खदेड़ो। MHA से लेटर आया 1976 17 फरवरी में। उसके बाद 79 में जाके आंदोलन हुआ। तो काफी बड़ी चूक है असम में, सिस्टम फेलियर है। आप अभी NRC अभी अपडेट हो रहा आपका 2019 में जो NRC का काम हुआ या उसका फाइनल जो भी आपका ड्राफ्ट आया, लेकिन उन जिनके नाम इसमें आए, मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, उनमें से ऐसे कई लोग हैं, संदेह बहुत लोगों का संदेह है कि जो जिन लोगों को 1971 से पहले विदेशी घोषित किया गया उनको सिटीजनशिप नहीं मिल सकता असम में, असम अकॉर्ड के तहत नहीं मिल सकता। तो उनके पास तो डॉक्यूमेंट है, तो उस डॉक्यूमेंट ऐसे कई सारे डॉक्यूमेंट्स लेके वो लोग आए, NRC में नाम उनका आया। तो सिस्टम जहां पे फेलियर है वहां पे एक संगठन कैसे काम करेगा? सिस्टम, मेरा सवाल थोड़ा लंबा रहा लेकिन फिर भी सिस्टम फेलियर का कारण यह है कि हमने डॉक्यूमेंट मांगे। आप जानते हैं भारत में पैसे के आधार पर गलत डॉक्यूमेंट बनवाना और यहाँ कैसे बने, यहाँ के प्रेस ने भी बहुत पब्लिश किया है। पैसे देकर स्कूल मास्टर से डॉक्यूमेंट बनवा दिया, बड़े बुजुर्ग से बनवा लिया, अस्पताल से बनवा लिया। इसलिए डॉक्यूमेंट के आधार पर सिटीजनशिप तय करोगे तो गलत व्यक्ति सिटीजन बन जाएगा, जो NRC में ध्यान में भी आया। इसलिए मेरा सुझाव DNA टेस्ट का है, बाकी सब बातें छोड़ दो, सीधा DNA टेस्ट पर चले जाओ। जिनकी फैमिली ट्री आसाम से मिलती है उनका DNA मैच होगा। जिनकी फैमिली ट्री बांग्लादेश में है, ये मियाँ का आसाम के किसी मियाँ से DNA मैच नहीं होगा। इसलिए मैं डॉक्यूमेंट की फेलियर के आधार पर, फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर फेलियर सिस्टम हुई, उनके कारण ही मैं DNA टेस्ट की बात कर रहा हूं। और DNA टेस्ट की एक्यूरेसी 100% है। अब किसी को भी पूछो, इट इज 100% एक्यूरेट। कोर्ट में जस्टिफाइबल वैलिड है DNA टेस्ट, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। तो किसी भी मियाँ को DNA टेस्ट करने में क्यों हर्ज होगा? एक ड्रॉप ब्लड देना है, जैसे हीमोग्लोबिन टेस्ट या शुगर टेस्ट करने के लिए ब्लड इतना ही ब्लड देना है। तो डॉक्यूमेंट की फेलियर या फर्जी डॉक्यूमेंट के कारण हमारी सिस्टम फेल हो गई। प्रामाणिकता से प्रयास किया तो अभी DNA टेस्ट में यह कुछ भी नहीं होगा। परंतु इसके बाद भी आगे प्रश्न है, मानो यहां इलीगल बांग्लादेशी मुसलमान 50 लाख है, ढूंढोगे कैसे? ढूंढने की आपके हाथ में ही नहीं आएगा। इसलिए मैंने कहा कि 24 घंटे के लिए आसाम को सीज कर दो, हर गांव हर गली को। मेडिकल इमरजेंसी के अलावा किसी को निकलने न दो, अनाउंस जस्ट लाइक ए कर्फ्यू। 24 घंटे आसाम में, लॉकडाउन में जो लॉकडाउन में 24 घंटे आसाम में कर्फ्यू रहेगा, कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। हर गांव शहर के हर सामने पुलिस होगी, घर घर जाकर सर्च करेगी। सर्च करेगी तो कौन करेगा? सरकार करेगी आपके? बिल्कुल। इसलिए आसाम राइफल, CRPF, पुलिस और आवश्यक पर आर्मी लगा दो। हिंदुस्तान की आर्मी लाओ। आसाम को बचाने के लिए आर्मी क्यों नहीं ला सकते हैं भाई? 24 घंटे के लिए आसाम को कर्फ्यू में रख दो, वरना क्या है, यहां सर्च करने के वहां भाग जाएगा, वहां गए वहां आप ढूंढ ही नहीं पाओगे। और 100% व्यक्ति का सर्च करो। सर्च करने में और वो कहता कि मैं हूं, चलो ब्लड दे दो, DNA टेस्ट करेंगे, सीधी बात है। और 10 लाख तो आपके पास है जो NRC में रिजेक्ट हुए। आप देखिए यहाँ पे आप जो बात बोल रहे हैं वो आप एक थ्योरी बोल रहे हैं। आप प्रैक्टिकली ये संभव मेरे ख्याल से कैसे होगा वो आप ही जाने, क्योंकि यहाँ पे आपका जब एविक्शन ड्राइव्स होते हैं आसाम में, उसको रोकने के लिए, उसके ऊपर स्टे ऑर्डर लाने के लिए लोग कब से गुहार लगा के कोर्ट आपका अदालत में जाते हैं, लोग गुहार लगाते हैं। देख ले, तो कानून अभी भी हिमंत विश्व सम्मान है। कौन सी कोर्ट, कौन सा कानून विदेशी नागरिकों को भारत से हटाने से बीच में आता है? कोई नहीं आएगा। हाँ,
भारतीय नागरिक को पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, तो डिटेक्ट करेंगे ना डीएनए टेस्ट से भारतीय नागरिक है या नहीं। 100% मियो का डीएनए टेस्ट करने का ऐलान करो, कुछ नहीं करना पड़ेगा। और जो फॉर्म नहीं भरता है वो अपने आप बांग्लादेशी मियां सिद्ध हो गया, और बांग्लादेशी मियां अप्लाई नहीं करेगा क्योंकि उनको पता है वह पकड़ा जाएगा डीएनए टेस्ट में। आपको डीएनए टेस्ट भी कम लोगों का करना पड़ेगा। जैसे फॉर्म भरने का ऐलान करोगे, फॉर्म भरेगा उसको रिसिप्ट देंगे, जो फॉर्म भरा है उसकी रिसिप्ट देंगे, उनको टच नहीं करेंगे, बाकी सभी मियों को पकड़ लेंगे 24 घंटे कर्फ्यू डालकर। देयर शुड बी विल, लाचित बरफुकान की विल हमें फिर से चाहिए। लेकिन आसाम में एक और चीज़ है, आपको मैं बोलना चाहूँगा कि आसाम में जो भी हिंदू मुस्लिम जो भी लोग हैं, जो इंडिजिनस लोग हैं, वो कट्टरपंथ लोग नहीं हैं, ना कट्टर हिंदू है ना कट्टर मुस्लिम है आसाम में। मैं उनसे आपसे असहमत हूँ। मुझसे बड़ा इस्लाम का स्टडी करने वाला भारत में कोई नहीं होगा, मुझसे बड़ा। मैंने कुरान पढ़ा है, हदीस पढ़ा है, लाइफ ऑफ मोहम्मद पढ़ा है, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम पढ़ा है। एवरी मुस्लिम इज ए कट्टरपंथी मुस्लिम, इज ए मुस्लिम, इज ए फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम। देयर इज नथिंग लाइक लिबरल और फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम। दुनिया में एक ही इस्लाम है, एक ही फंडामेंटलिस्ट है। कोई असमिया मुस्लिम अच्छा और बिहार का बुरा, ऐसा नहीं है। मुस्लिम इज ए मुस्लिम, मुस्लिम इज ए फर्स्ट मुस्लिम, मुस्लिम इज ए लास्ट मुस्लिम। ये याद रखिए, ये सेक्युलर पार्टी कांग्रेस, सपा, बसपा, वो मुसलमानों के पीछे पागल हो गए, और बिहार और महाराष्ट्र के इलेक्शन में मुसलमान मुस्लिम लीडर के पीछे गए। महात्मा गांधी ने जीवन दे दिया, मुस्लिम महात्मा गांधी के साथ नहीं गए, मोहम्मद अली जिन्ना के पीछे गए। अल्टीमेटली मुस्लिम विल गो बिहाइंड मुस्लिम लीडर। वह कांग्रेस के हिंदू लीडर के पीछे जाने वाला नहीं है। एवरी मुस्लिम इज ए फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम। लेकिन फिर भी सरकार ने असम में जो इंडिजिनस मुस्लिम्स लोग हैं, तो पहले इंडिजिनस उनके नाम के आगे पीछे ये इंडिजिनस शब्द नहीं था, तो अभी इंडिजिनस मुस्लिम्स डिक्लेयर किए गए हैं। तकरीबन 36 लाख लोग जो हैं असम में, वो इंडिजिनस मुस्लिम्स लोग हैं। गोड़िया है, मोड़िया है, देसी लोग हैं जो कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं। तो ये लोग हमेशा असम के साहित्य, संस्कृति, परंपराओं को सारोगत करके चलते हैं। हिंदू लोग भी कट्टरपंथ नहीं है यहाँ पे। मुझे इस विवाद में नहीं पढ़ना है। एवरी मुस्लिम इज ए फंडामेंटल मुस्लिम, ये प्रवीण तोगड़िया का ओपिनियन है। और हिंदुओं, प्रवीण तोगड़िया का ओपिनियन ध्यान से सुनो। एवरी मुस्लिम इज ए फंडामेंटल मुस्लिम। अल्टीमेटली ही विल गो फॉर ए इस्लाम, ही विल नॉट फॉलो हिंदू लीडर, ही विल फॉलो मुस्लिम लीडर। और जब मजहब और राष्ट्र की बात आती है, मुस्लिम विल फॉलो इस्लाम, ही विल नॉट फॉलो नेशन। ये 1400 शताब्दी का दुनिया का हिस्ट्री है, उनसे आसाम कोई अलग नहीं हो सकता है। लेकिन हिंदू लोग जो हैं आसाम में, अलग अलग जनगोष्ठी के लोग हैं, वो भी ठीक है। हिंदुओं में उनको असमीज कहने में, असमिया कहने में ज्यादा गर्व है। तो अच्छी बात है। हिंदू कहने से तो असमिया कहते बजाय तो असमिया कहने में हमें ज्यादा कोई गर्व अर्थ नहीं है। हाँ, वो असमिया कहते तो हमें भी असमिया के प्रति गर्व है। यहाँ के गीत, संगीत, नृत्य, बेहू, उनके प्रति हमें भी गर्व है। तो वो अपने आप को असमिया कहते हैं, तो हम खुश हैं, प्रसन्न हैं। लेकिन असम के बहुत सारे ऐसे लोगों का मानना है कि जब से भाजपा सरकार आया असम में, लोग यहाँ पे खास करके जनगोष्ठियों के ऊपर ज़्यादा हावी हो रहा है कि आप लोग हिंदू बनिए, आप लोग असमिया मत बनिए, हिंदू ज़्यादा बनिए। आपका जो भी, मैं तो हिंदू लीडर हूँ ना जीवन भर, मैं कहूँगा कि असमिया भी बने रहो और कामाख्या मैया की पूजा करो। कामाख्या मैया की पूजा करने वाला हिंदू नहीं है तो है क्या मेरे भाइयों? ले हिंदू और असमिया, हिंदू को अलग मत करो। कामाख्या मैया की जो पूजा करता है वह हिंदू है। बहुत सारे लोग मिलेंगे जो मूर्ति पूजा असम में नहीं करते हैं, महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव को मानते हैं। आपको पता है कि भारत में भी बहुत हिंदू मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, क्या आर्य समाज वाली मूर्ति पूजा करते हैं। इसलिए मैं मूर्ति पूजा की बात नहीं करता हूँ। कामाख्या मैया को मानते हैं, सब मानते हैं, पूजा करने नहीं जाएंगे पर मानेंगे। तो कामाख्या मैया की पूजा अकेला आसाम करता है? पूरा देश करता है, पूरे देश से कामाख्या की पूजा करता है। इसलिए असमिया
और हिंदू दोनों को अलग मत करो। असमिया के प्रति हमें गौरव है, पर असमिया हिंदू भी हिंदू ही है। बहुत ज़्यादा कट्टरपंथी विचारधारा आसाम में नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको। बहुत पहले से, अरसों से हमने इसलिए तो बांग्लादेशी मियाँ आ गए। प्रवीण तोगड़िया जैसे कट्टर होते तो कोई बांग्लादेशी मियाँ अब तक टिकता नहीं मेरे भाइयों। गुजरात में क्या हुआ देख लिया। असम को हिंदू को कट्टर बनना ही पड़ेगा, वरना आपके घरों की रक्षा नहीं होगी। लिबरलिज्म की बात छोड़ दो, यूरोप भी लिबरलिज्म की बात छोड़कर बाहर से आए मुसलमानों को भगा रहा है। इसलिए असमिया हिंदुओं, लिबरलिज्म छोड़ो, कट्टर बनो। कट्टर बनोगे तो आपकी घरों की रक्षा होगी। लिबरल हो गए तो बांग्लादेश का हिस्सा बनकर अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अब दावे के साथ कह दावे के साथ कह रहा हूं, खत्म हो जाएगा। कट्टर बनो। असमिया को भी कट्टर असमिया बनना ही पड़ेगा। और असमिया और हिंदू अलग नहीं है। कामाख्या देवी की असमिया पूजा कट्टर करता है। असमिया है, आसाम के लोग कट्टर तो असमिया है, वो बांग्लादेशी बात तो मियाँ सही है। कैसे आ गए? कैसे आ गए? कट्टर थे तो। आप तो लिबरलिज्म की बात करते हो, हम लिबरल नहीं हैं। लिबरल होता तो लाचित बरफुकार ने मुगल सेना का स्वागत किया होगा, हमने काट कर रख दिया था। हम लाचित बरफुकार वाले हैं, कट्टर है और शत्रु लेकिन से मैं मुकाबला आपको बोलना करेंगे। चाहूंगा कि उस समय अहोम राज चल रहा था 600 साल का, तो उस समय लाचित बोरफुकन हो या जो भी अहोम के सेनापति प्रमुख जो भी थे, उन लोगों ने कई इंडिजिनस मुस्लिम लोगों को भी अपने दायित्व सौंपे थे। तो उनके कारण कोई लिबरलिज्म नहीं होता है। पर मुगलों के सामने लड़ने तो निकले थे ना। मुगलों को राज किया क्या? गले लगाया क्या? नहीं, तो ये कट्टरता थी। मुगलों ये को गले नहीं लगाना। कट्टर असमिया थे इसलिए मुगलों को भगाया। अरे कट्टर हिंदू थे इसलिए मुगलों को नहीं भगाया। आप असमिया और हिंदू को अलग करने जाओगे तो आसाम नहीं बचेगा। मैं आसाम के हिंदुओं को कहने वाला हूं, आसाम को बचाना है तो आसाम को भी लड़ना पड़ेगा। 114 करोड़ हिंदुओं को आसाम की मदद में आना पड़ेगा। डोंट थिंक कि अकेला आसाम का हिंदू अपने को बचा लेगा। वह समय निकल गया। 20 साल पहले बचा सकता था। अब आसाम के हिंदुओं को सुरक्षित रहना है तो देश के हिंदुओं के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। 20 साल पहले मैं स्वीकार करता हूं बच सकते थे। अब असमिया हिंदू माइनॉरिटी में है। यहाँ माइनॉरिटी में है। क्या चेंजेस देखे आपने? मैंने चेंज आसाम का हिंदू गांव में तो 8 दिन में जगह जगह आसाम का हिंदू कट्टर हो गया है। अब बांग्लादेशी मियों को भगाने के लिए प्रवीण तोगड़िया की भांति वह तैयार है। हर गांव में हम लाचित बरफुकान खड़ा करेंगे। असम का हिंदू कट्टर ही है, असमिया भी कट्टर है। नहीं, कट्टर असमिया वो बात तो मैं मानता हूँ। कट्टर हिंदू है कि नहीं है वो बहस की बात है, जो भी नहीं बहस करते रहो। बहस करते बांग्लादेशी मियां Point घुसते of debate रहेंगे। है। नहीं, ठीक है। कैसे घुसे हैं सबको मालूम है, किसने नहीं भगाया, किसने पनाह दिया वो भी सबको मालूम है। खैर, जो भी हो, मैं आपसे फिर से बात करूंगा, लेकिन एक ब्रेक फिर से लेना पड़ेगा। एक और ब्रेक ले लेते हैं और এটা বিরতি লৈ লৈছো। এটা চমু বিৰতিৰ পাছত আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম। আমি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হিন্দু পৰিষদৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ প্ৰবীণ ভাই তোগাৰীয়াৰ সৈতে কথা পাতি আছোঁ। তেখেতে কৈছে যে আমি গাঁৱে গাঁৱে আমি লাচিত বৰফুকনৰ সৃষ্টি কৰিম আৰু তেনে লাচিত বৰফুকনে মিয়াক প্ৰতিহত কৰিব, মিয়াক অসমৰ পৰা খেদিব আৰু তাৰ বাবে তেওঁলোকৰ সংগঠন যথেষ্ট তৎপৰ হৈছে। সাংগঠনিকভাৱে তেওঁলোকে আৰু অধিক বিস্তাৰ আৰু প্ৰাবল্য লাভ কৰিব, এই কথাখিনি উল্লেখ কৰিছে। কিন্তু অসমৰ দৰে ৰাজ্যখনত এই কথাবোৰ কিমান দূৰ বাস্তৱিকতে সম্ভৱ নে ঘৃণাৰ ৰাজনীতি বা ঘৃণাৰ বাতাবৰণহে সৃষ্টি হ'ব, সাম্প্ৰদায়িক উত্তেজনা বিয়পিব নেকি, এনেধৰণৰ প্ৰশ্নবোৰ আমাৰ মনলৈ আহিছে এই পৰিৱেশৰ পাছত। আমি তেখেতক সেই কথাখিনি সুধিব খুজিছোঁ। आपने जैसे बोला कि आसाम के जो असमिया लोग हैं उनको कट्टर हिंदू बनना है, कट्टर असमिया के साथ कट्टर हिंदू बनना है। कई लोगों में ये आशंकाएं हैं, जब बाबरी मस्जिद जिस समय उसका ये हुआ था, ध्वंस प्राप्त हुए थे, तो उस समय भी असम में कोई कम्युनल क्लैश नहीं था, कोई सांप्रदायिक उत्तेजना नहीं, कोई संघर्ष नहीं। असम के लोग भाईचारा और समन्वय इनमें बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं। जैसे कि आपने अभी बोला, शायद दिल्ली में क्या हुआ था असम में?
असम में नेली में क्या हुआ वो था? बहुत ही- आप सांप्रदायिक सौहार्द की बात मत करो। नेली में असम के बेटों ने ये मियों को काट डाला था। सौहार्द होता तो क्यों काटता था, क्यों गला नहीं लगाया? इसलिए कोई सौहार्द की बात मत करो। ठीक है, 92 में हर जगह नहीं हुआ होगा, पर नेली में तो मियों का ढेर लगा दिया था असम के बेटों ने। हम कोई लिबरल नहीं है, हम कट्टर हिंदू ही उस है। समय में तो दोनों पक्ष से हुआ था। अरे पर- असम में पाकिस्तान जिंदाबाद नारे भी लगे पर हैं। आपने कहा कि यहाँ कम्युनल सौहार्द नहीं, है। वो तो 90 नेली क्यों हाँ, हुआ एक था? समय के बाद तो ये सौहार्द आ गया था। अरे कोई सौहार्द नहीं है। नहीं है। अरे अभी हिंदू की बेटी पर बलात्कार करने में जाकर आए बरपेटा में, कौन सा सौहार्द है? नहीं, मैं मैं आपको बोल कंप्लेन रहा के हूं, लिए भेज रहा था। नहीं, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन बात यह है कि नेली में जो हुआ था या उससे पहले जो हुआ था वो रिटेलिएशन था। आपने अटैक किया। अरे भाई, आपको आपने ये कहा कि 92 में यहाँ कुछ नहीं हुआ था, तो मैंने कहा नेली क्यों हुआ था? नेली उससे बहुत पहले हुआ अरे था। क्यों हुआ था? इसके पहले तो असम तो इसके पहले से लड़ रहा है। 92 तो बाद में आया। जी। यह तो लाचित बर्फुकान के समय से लड़ रहा है। और याद रखिए, आसाम ही भारत की धरती पर एकमात्र प्रदेश है जहां मुगलों ने राज नहीं किया। पूरे भारत पर किया है, आपके जानकारी के लिए। मेरे गुजरात पर भी किया है, राजस्थान भी किया है। आसाम पर मुगलों ने राज नहीं किया। इतने वीर आसाम के लोग हैं। ये वीरों को ललकार करके बांग्लादेशी मियों को भगाने के लिए खड़ा करना ही होगा, कट्टर ही बनाना होगा। कोई समझौता नहीं, कोई अब्बू जान, चच्चू जान, कक्कू जान, पच्चू जान नहीं। लेकिन समझौता तो हुआ है, कॉम्प्रोमाइज हुआ है। अरे बहुत भूतकाल पहले। में जो हुआ आगे नहीं होगा। भूतकाल से ही तो भुगत रहे हैं। अरे आगे नहीं भुगतेंगे। आगे भूतकाल से भुगतने तो की सब लोग कोई भुगत स्थिति रहे नहीं हैं। खड़े। ठीक है, भूतकाल का कभी भुगतना पड़ता, आगे नहीं भुगतेंगे। आगे पॉलिटिकल विल नहीं है आसाम में। आप खड़ी करो। हम तो पॉलिटिकल विल की बात करते हैं। देयर शुड बी विल। नहीं, कौन रोक रहा है? भाजपा सरकार केंद्र में है, स्टेट में भाजपा सरकार है, कौन रोक रहा है? अगर अभी आप बोलने से तो लोग नहीं मानेंगे ना, लोग चाहेंगे एक्शन। अगर सही में, लेकिन लोगों का ये भी डिमांड रहेगा, हिंदू हो या मुस्लिम, जो सिटीजन आसाम के हैं, इंडिया के हैं, उनको कोई कष्ट नहीं पहुंचा जाए। नहीं, हम तो वही कह रहे हैं ना कि जो 51 के बाद आया सबको भगाओ, फॉरेनर एक्ट एप्लीकेबल करो। सिटीजन को मारने की हम बात कहाँ कर रहे हैं? हम तो बांग्लादेशी मियों को भगाओ। पर बांग्लादेशी मियों लेकिन को सरकार काम वहीं तक करेगा ना जहां तक एक्ट का सवाल है। मैं आपको बोल रहा हूं, फॉरेनर्स एक्ट अरे है। एक्ट कैन बी अमेंडेड। एक बार हुआ, दूसरी बार प्रवीण तोगड़िया अमेंड करवा दें, क्या बात होती है? आप तो सरकार नहीं हो। अरे हम सरकार हम बनाते आए हैं। सरकार नहीं है तो क्या होगा? बिना सरकार राम मंदिर बना लिया है या नहीं? सरकार तो जनता बनाती है। आप लोग माहौल पैदा करते हैं। माहौल पैदा करके जिताने का, हराने का काम भी करते हैं। सिर्फ माहौल नहीं पैदा करते हैं, हम आप लोग जिता भी देते हैं, हरा भी देते हैं। आसाम में ये भी है, एलिगेशन है कि आप लोग रेडिकलाइज करने के लिए आप लोग हैं उस तरफ, जैसे कि कट्टरपंथी फंडामेंटलिस्ट जो भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कट्टरपंथी हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस भी शामिल हो रहे मेरे हैं। आसाम के असमिया हिंदुओं का घर बांग्लादेशी मियाँ कब्जे करके आसाम खाली करवाने वाले हैं, तो मैं आसाम के लोगों को कट्टरपंथी ही बनाऊंगा मेरे घरों की रक्षा के लिए। मुझे कोई संकोच नहीं है, मैं एपोलोजेटिक नहीं हूं। मेरे आसाम की घरों की रक्षा के लिए मुझे कट्टर बनना पड़े तो कट्टर बनेंगे, फंडामेंटलिस्ट बना तो फंडामेंटलिस्ट बनेंगे। हमें जो करना वो करेंगे। हमें किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हमें लाचित बर्फुकान सर्टिफिकेट देकर चले गए हैं। लेकिन सरकार 71 के ऊपर ही काम करेंगे। एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में 71 के पक्ष में दिया है। नहीं, हमको कहेंगे सिटीजन एक्ट का पालन करो, और अमेंड करना है तो सिटीजन एक्ट एक बार अमेंड करवा देंगे। बहुत बार अमेंड हो चुका है। अरे लेकिन एक बार और आसाम का कोई लाभ नहीं हुआ, इससे नुकसान हुआ है। लाभ इसलिए नहीं जब हुआ, जब अमेंडमेंट हुआ है सिटीजनशिप एक्ट, तब तब आसाम का नहीं, नुकसान हुआ दो है। में अंतर है। अब तक उनसे डॉक्यूमेंट मांग रहे थे, वो फर्जी डॉक्यूमेंट दे रहे थे। दूसरा, अब तक आसाम के लिए पूरा देश एक साथ लड़ने के लिए खड़ा नहीं हुआ था। हम दो चेंज करा रहे हैं। कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं, एक ब्लड ड्रॉप बांग्लादेश से सीधो। दूसरा, अब आसाम संघर्ष करेगा, हम उनके साथ पूरे देश को खड़ा करेंगे। आसाम की स्ट्रेंथ 10 गुनी हो जाएगी। ये दो चेंज है। ये हिंदू परिषद, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, अंतर्राष्ट्रीय में 1 लाख गांव में नेटवर्क खड़ा करते करते जा रहा हूं, निकल रहा हूं।
मेरे 2.5 महीने हो गए, मैं 4 महीना घूमने वाला हूँ, इसी की तैयारी करवा रहा हूँ। आवाज करूंगा। कौन कौन जिले में गए आप? मैं पूरा छत्तीसगढ़ जिला नहीं, अधिकांश जिले में गए। असम यहाँ में 21 डिस्ट्रिक्ट कवर किए, 8 जिलों में डायरेक्ट गया, बाकी मैं चिरांग में गया तो भाजपा के कार्यकर्ता आ गए, ऐसे कार्यकर्ता आ गए। यहाँ 21 डिस्ट्रिक्ट के लगभग 7-8 हजार कार्यकर्ता को लेकर बैठा हूं मैं। परंतु ऐसा में पूरे यूपी में मैं 27 दिन यूपी में था। कितने? 27 डेज। मैं 15 दिन राजस्थान में था। वो कर क्या रहा हूं? गांव में जाकर नेटवर्क खड़ा करवा रहा हूं। मैं आसाम के लिए ऐलान करूंगा, लाखों गांवों से लोग आसाम के समर्थन में खड़े हो जाएंगे। दिस इज ए स्ट्रेंथ। लेकिन जो भी हो, आप एक कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हो, संविधान को आप मानते हम हो। मानते हैं, बिल्कुल हम मानना पड़ेगा। कानून, इस देश की कानून व्यवस्था को आपको मानना पड़ेगा। मानना ही पड़ेगा। तो कानून और संविधान को नजर रखते हुए आपको आगे चलना होगा। हम कॉन्स्टिट्यूशन भी अमेंड करवा सकते हैं, कानून भी बदलवा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को मानने का अर्थ यह नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं हो सकता है, कानून नहीं बन सकते हैं। हम कॉन्स्टिट्यूशनल पद्धति से आसाम के लोगों की रक्षा के लिए कानून बदलना है तो कानून भी बदलेंगे, अमेंड करवाना तो अमेंड भी करवाएंगे। हमारा सिंगल पॉइंट मिशन है 50 लाख बांग्लादेशी मियों से मुक्त आसाम। नथिंग लेस, नथिंग मोर, नो कॉम्प्रोमाइज। कहाँ से मिला आपको ये आंकड़ा? 50 लाख बांग्लादेशी मियाँ यहाँ पे हम हैं, सुनते आए अवैध हैं, सुनते आए, और यहाँ की सरकारों ने भी 30-40 लाख का तो बार बार कहा है। तो कहा उनसे तो ज्यादा ही होंगे। एनआरसी में वो साबित नहीं हो पाया। पर यहाँ बहुत ही 30 वो बात भी सही है कि 30 एनआरसी लाख के आंकड़े बोलते थे। एनआरसी में सबने अप्लाई नहीं किया था। एनआरसी में मानो 30 लाख ने अप्लाई किया, पर 10-20 लाख तो अप्लाई नहीं किया, वो ऐसा होंगे ही। 100% तो अप्लाई नहीं किया। मैंने कहा 24 घंटे कर्फ्यू लगाकर सीज करो, आपको आंकड़ा मिल जाएगा, और सभी को सर्च करो। बांग्लादेशी है उसको डिटेंशन कैंप में ले जाओ, मिल जाएगा आंकड़ा। मानेगी सरकार? हो सकता है सरकार से? मामा की सरकार है, आपने जैसे हमारा बोला। मामा की सरकार है, और इतना नहीं, बड़े भाई छोटे भाई की सरकार है। नरेंद्र भाई बड़े भाई, अमित भाई छोटे भाई। 40 साल पहले मेरे घर पर लाल चाय पीने आते थे नियमित, एक आधी बार ऐसा नहीं। आप जैसे बैठे हैं ऐसे आते थे। तो बड़े भाई छोटे भाई और मामा नहीं मानेंगे तो कौन? आप मानेंगे क्या? मानेंगे, मनवाएंगे, मिलकर करेंगे, भगाएंगे, इतना पक्का। और प्रवीण तोगड़िया ठान लेता है तो कामाख्या देवी के आशीर्वाद हमारे पास आ ही जाता है। आपने बड़े भाई छोटे भाई के बारे में बोला, मामा के बारे में बोला। नरेंद्र मोदी जी जब यहाँ पे आए थे चुनाव प्रचार के लिए 2016 में, 14 में, 14 में 16 में बोल के गया था, वो अब तक नहीं हुआ। लोगों में बहुत गुस्सा है उस बात को लेके। आप लोगों ने एक साथ चाय पिए हैं, आपको अपेक्षा है वो करेंगे? अरे उनका छोटा भाई प्रवीण तोगड़िया बोलता है तो उनका बड़ा भाई तो करेगा ही ना। बड़ा भाई को भी छोटे भाई के साथ रहना होगा ना। करेंगे, करवाएंगे। प्रेशर डालेंगे आप लोग? प्यार से बात करेंगे। हम भाइयों पर प्रेशर क्यों डालेंगे? भाइयों से तो लाल चाय पीकर करवा लेंगे। असम में चुनाव में आते तो लाल चाय पिला देना। खैर, और ये कभी तांबुल सुपारी भी खिला देना। सिर्फ आंदोलन ही होगा असम में? जैसे कि आपने बोला कि आप लोग सशक्त कर रहे हैं सबको, जो भी सदस्य आप लोग हैं, लेकिन आपका यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि हर एक जगह आप जाइए, आप चाहे वो ऑनलाइन डिलीवरी जो भी यहाँ पे व्यवस्था है उसमें जाइए, मार्केट में जाइए, गुवाहाटी में एक आध दिन रहिए, आपको पता चल जाएगा। मुझे सब पता है। हाँ, वो बांग्लादेशी ओरिजिन। अब डायरेक्टली हम इसलिए नहीं बोल सकते, कानून संविधान आपके सामने है, लेकिन हाँ वो बात तो सही है, बांग्लादेशी ओरिजिन है, इससे मैं भी नकारता नहीं हूँ। बांग्लादेशी ओरिजिन है। इस जो हम लोग बोलते हैं कि पूर्व बंग के ये लोग ओरिजिन लोग हैं, तो हर तरफ छाए हुए हैं। मार्केट में देखिए आप, कहीं पे भी छाए हुए हैं वो लोग। इंडिजिनस लोग काफ़ी पीछे हैं, बहुत आलसी हो गए हैं लोग। और साथ ही में जो भी सरकार की जो स्कीम्स हैं वो लोगों को ज़्यादा काम के प्रति उनका लगाव हो, इससे कहीं ना कहीं उसमें फुल स्टॉप लगाती है। आपकी से दो बातें हैं कि हर जगह बांग्लादेशी है, सच है, मैं भी घूम रहा हूँ। प्रश्न ऐसा है, 100 साल पहले तो बांग्लादेशी इतने नहीं थे, तब क्या असमिया जिंदा नहीं थे? क्या फल नहीं मिल रहा था, सब्जी नहीं मिल रहा था? क्या
राजमिस्त्री नहीं मिल रहा था, बाइक रिपेयरिंग करने वाला नहीं मिल रहा था, ये बांग्लादेशी को भगा दिया, कोई हमारा नुकसान नहीं बोला, यहाँ के बेटे काम करने लग जाएगा, उल्टा हमें जॉब मिलेगा, रोजगार मिलेगा। यहाँ का यूथ काम करना चाहता, मैं गाँव पर घूम रहा, काम कहाँ है? बांग्लादेशी मियों ने, या शेड्यूल कास्ट वाले मुझे मिलने आए थे कि सभी सफाई का काम बांग्लादेशी मियों ने ले लिया, हम शेड्यूल कास्ट आसाम के बेरोजगार हो गए। तो बांग्लादेशी मियों को भगाएंगे, आसाम के लाखों बेटों को रोजगार मिलने वाला है। नहीं, आप संगठन को विस्तार कर रहे हैं यहाँ पे, आप संगठन में बहुत लोगों की यहाँ पे भर्ती आप वो देख रहे हैं, यहाँ पे आपके जो भी संगठन के अलग अलग प्रांतों में जो भी नेताएं हैं वो सब देख रहे हैं। लेकिन आप ये स्लोगन दे रहे हैं कि हम हिंदू आगे तब होगा जब यहाँ पे आसाम में या अलग अलग प्रदेश में ये लोग काम करेंगे। तो काम के लिए उनको प्रेरित करना भी तो एक आंदोलन है, वो तो नहीं हो पा रहा है। गाँव के कोई नहीं कर रहा है। आसाम का यूथ काम करने के लिए तैयार है, काम देना पड़ेगा। काम के दो प्रकार है, एक जॉब, दूसरा स्वरोजगार। उदाहरण के नाते मेरे पास थोड़ी जमीन है, मैं बांबू लगाऊंगा, बांबू में मुझे 2 लाख रुपया मिलेगा, कोई लगाने के लिए पैसे तो दे, उनका सेल की व्यवस्था करे। यहाँ इतना रिसोर्सिस है, जमीन में इतनी लैंड में फर्टिलिटी है, यहाँ पैसे ही है, मजदूरी करने के लिए तैयार है, नहीं उनको हम प्रेरित करेंगे, कहेंगे कि मजदूरी करो, मेहनत करो, पर एक बार तो बांग्लादेशी मियों को भगाओ। ठीक है, आपसे फिर से बात करेंगे। और এটা বিৰতিৰ সময় হৈছে, আমি অন্তিমটো বিৰতি লৈ লৈছোঁ। এটা চমু বিৰতিৰ পাছত আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম। আপোনালোকে চাই আছে আজিৰ পৰ্যবেক্ষণ। আজিৰ পৰ্যবেক্ষণ এগৰাকী ব্যক্তিক লৈ, এটা সংগঠনক লৈ আমি কৰিছোঁ, বৰ্তমান পৰিস্থিতিক লৈ কৰিছোঁ, ৰাজনীতিক লৈ কৰিছোঁ, আৰু লগতে আমি যি ধৰ্মীয় মেৰুকৰণ এই বিষয়টোকো যথেষ্ট গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছোঁ। কাৰণ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত বহুতে কয় যে এতিয়া বতৰৰ কুলি হৈ আহিছে ভিন্ন ধৰণৰ সংগঠন, আৰু তাৰে অন্যতম আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হিন্দু পৰিষদ আৰু ইয়াৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ প্ৰবীণ ভাই টগাৰিয়া ঘৃণাৰ ৰাজনীতি বিয়পাবলৈ আহিছে, বিজেপিৰ কাৰণে পৰিৱেশ ৰচনা কৰিবলৈ আহিছে, নে সঁচাই আন্তৰিকতাৰে মিয়া বা পূৰ্ববংগীয় মূলৰ যিসকল লোক, যিসকল ভাৰতীয় নাগৰিক নহয় বুলি তেওঁলোকে দাবী কৰিছে, সেইসকলৰ ক্ষেত্ৰত অধিক কঠোৰ হোৱাটো তেওঁলোকে বিচাৰিছে, তেওঁলোকক উৎখাত হোৱাটো বিচাৰিছে। কি বিচাৰিছে সেই কথাখিনি আমি পাতি আছোঁ, যথেষ্টখিনি কথা ইতিমধ্যে आलोचना হৈছে। फिर से आपके पास रुक करना चाहेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव सामने है, सरकार बोल रही कि हिमंत बिश्व शर्मा बोल रहे कि मियाँ को कष्ट देना ही मेरा लक्ष्य है। उन्होंने ठीक कहा, सिर्फ कष्ट देना नहीं, लेकिन 5 रुपए बांग्लादेशी मियों को भगाना भी हिमंत का लक्ष्य है। 4 रुपए में आप बहस करोगे, 5 के आप 5 रुपया अगर वो मांगे 4 रुपया दोगे, नहीं मैं तो कहूंगा सोल्यूशन है इसका, 1 रुपया ही नहीं देने का। उनकी रिक्शा में बैठो, पैसे मत दो, फल खरीदो पैसे मत दो, सब्जी खरीदो पैसे मत दो। किसको? बांग्लादेशी मियों को। अपने आप भाग जाएंगे। एक आम आदमी कैसे डिटेक्ट करेगा ये बांग्लादेशी मियां? अरे सबको पता होता है, आपको नहीं पता है पत्रकारों को, आम आदमी को तो पता है बांग्लादेशी मियां है, पक्का पता है। ये माहौल बनाने का काम करने आए हैं क्या आप? मैं फिर से पूछना चाहूंगा आपसे। सिर्फ माहौल बनाने का नहीं, माहौल बनाकर संकल्प करवा के असम के विजय का अभियान शुरू करने आया हूं। और ये मैं संकल्प के साथ, मैं तो चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, मैं कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं हूं। जैसे राम मंदिर का संकल्प लिया था, बांग्लादेशी मियां भगाओ, आसाम बचाओ, ये प्रवीण तोगड़िया का संकल्प है। यही संकल्प असम की जनता का है। हम यह संकल्प मजबूत करके उनको संगठन की चैनल में चैनलाइज करके अनेक प्रकार के प्रोग्राम की ओर ले जाकर ट्रेमेंडस लोकतांत्रिक प्रेशर, ट्रेमेंडस डेमोक्रेटिक प्रेशर हम खड़ा करेंगे। आपको विश्वास है डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा या बीजेपी की जो सरकार है आने वाले दिनों में भी
ये आपके जो भी डिमांड्स हैं, जो भी आपका उनके प्रति आह्वान रहेगा, उसको कारगर साबित कर पाएगा? जिस तरीके से हिमंता जी काम कर रहे हैं, उदाहरण के लिए हिंदू की जमीन नहीं खरीद सकते हैं, बुलडोजर, ये सभी जो एक्शन ले रहे हैं, तो पहली बार मुझे कोई ऐसा लीडर दिखाई दे रहा है जो इस समय आसाम में डिलीवर करेगा, और मैं विश्वास रखता हूँ वो डिलीवर करे। हिम्मत से आगे बढ़ो। आसाम को बचाने के लिए चीफ मिनिस्टरशिप चली जाए तो कुर्बान करने की तैयारी रखो। आसाम बचाना महत्व का है, सीएमशिप महत्व की नहीं है, एमएलए महत्व का नहीं है। यदि यह संकल्प लेकर आगे बढ़ते हैं, आसाम भी बच जाएगा और लाचित बर्फुकान 2 खड़ा होगा। सिर्फ खड़ा नहीं होगा, बांग्लादेशी मियाँ अकेले आसाम में नहीं है, देश में 3 करोड़ है। फिर आसाम का बेटा भारत विजय के लिए निकलेगा और 3 करोड़ बांग्लादेशी मियों को भी भगाएगा। पहले आसाम से, बाद में भारत में, और आसाम का बेटा भारत का नेतृत्व करने की स्थिति में आ जाएगा। इतना विश्वास है आपको? करेंगे तो नेतृत्व करेगा, और आशा की किरण तो दिखाई देती है, और आशा से ही सृष्टि चलती तो है। आपके हिसाब से आने वाले दिनों में मियाँ खदेरकर आसाम से, उसके बाद भारत के अलग अलग राज्यों से हिमंत बिश्व शर्मा प्रधानमंत्री बनेगा? मैंने ये शब्द प्रयोग नहीं किया, वह तो उनकी पार्टी को तय करना है। भारत को लीड करेगा इतना मैंने कहा है। प्रधानमंत्री बनने के लिए तो भाजपा में 100 लोग होंगे। गृह मंत्री भी बन सकता है, प्रधानमंत्री भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है आपके हिसाब से? कुछ भी बन इतना मतलब उनमें क्वालिटी है? क्वालिटी है। पर 50 लाख मियों को भगाएंगे तब यह क्वालिटी भारत मानेगा, वरना भारत नेतृत्व स्वीकार नहीं करेगा। उनको करके दिखाना पड़ेगा। तो अग्नि परीक्षा है हिमंत बिश्व शर्मा के सामने। अग्नि परीक्षा है, वायु परीक्षा है, पृथ्वी परीक्षा है, और कामाख्या मैया की परीक्षा है। ये करना ही होगा, करना ही होगा। आसाम को बचाना है। मैंने कहा चीफ मिनिस्टरशिप चली जाए तो भी करना है, और करोगे तो भारत में जय जयकार हो जाएगा। विष्णुराम मेधी जी के साथ ये हुआ था, उनको हटाया गया उस समय। हट गए तो हट गए, आसाम को तो बचा लिया। हटाने से क्या होता है, कोई दूसरा आकर फिर झंडा उठा लेगा। ठीक है, लेकिन मैं कांग्रेस और जो भी यहाँ पे रीजनल पार्टीज़ हैं, वो इन सब का विरोध करते आगे निकल रहा है। उनका कहना है कि भारत के नागरिकों के साथ असम में गलत व्यवहार हो रहा है, और जो यहाँ पे सही में भारतीय नागरिक है, चाहे वो बांग्ला भाषी मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, जो भी हो, उन सब के साथ भाजपा सरकार ये फिलहाल जो व्यवहार कर रहा है वो गैरकानूनी है, संविधान के खिलाफ है। जिन्होंने बांग्लादेशी मियों का पक्ष लिया, वह पक्ष भारत में टिकने वाला नहीं है। वह मियों तक सीमित हो जाएगा। ये देश में मेजॉरिटी हिंदू है, और डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी के विरुद्ध जाएगा, वह रूल नहीं कर सकता है। मैं सभी दलों को कहता हूँ, शासन चाहिए, पावर चाहिए, सत्ता चाहिए। यू सपोर्ट डिमांड ऑफ ए मेजॉरिटी, सपोर्ट डिमांड ऑफ ए असम हिंदूज। असम यहाँ की मांग का स्वीकार करो, जीतोगे, वरना 10-20 सीटों में सिमट जाओगे। बात यह है कि ये मेजॉरिटी को लेके जो असम में संख्या जिनकी बहुत ज़्यादा है, मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है, उनको लेके पहले पॉलिटिक्स नहीं हुआ, ऐसा जो राजनीतिक सलाहकार है उनका मानना है। अल्पसंख्यकों को लेके, खास करके अल्पसंख्यक या मुस्लिम लोगों को लेके असम में पॉलिटिक्स बहुत ज़ोरों से हुआ है। तो आज के तारीख में असम में मेजॉरिटी को लेके भाजपा पॉलिटिक्स कर रहा है, वो सही में आपके हिसाब से सही रास्ते पे है? मेजॉरिटी के फायदा के लिए कोई पॉलिटिक्स करता है तो कौन सा गलत है? यदि असमिया के लिए कोई पॉलिटिक्स करता है तो मैं तो अच्छा मानता हूँ। आप असमिया के लिए पॉलिटिक्स नहीं करोगे और बांग्लादेशी मियों के लिए पॉलिटिक्स करोगे, असमिया हिंदू हरा देगा, उनको ही जिता देगा जो असमिया के लिए पॉलिटिक्स करेगा। अल्पसंख्यक इन लोगों को भी संविधान से सुरक्षा मिलता है और मिलना लाजमी भी है। ज्यादा मिल रही है, हमसे ज्यादा, लाजमी नहीं है। दे हैव मच मोर पावर एज कंपेयर टू हिंदू अंडर आर्टिकल
कॉन्स्टिट्यूशन 25-30। भारत में मियों के पास हिंदुओं से ज़्यादा अधिकार है। सब लोग तो मियाँ नहीं हैं। मैं मियों की बात कर रहा हूँ। सब लोग तो मियाँ नहीं है। इंडिजिनस मुस्लिम्स भी अलग अलग स्टेट में है, जिनके पूर्वजों ने स्वतंत्रता संग्राम पूरे में देश में सबके लिए मियाँ शब्द ही है। आसाम में अलग किया है आपको। जो मुस्लिम है उनके लिए एक ही शब्द है मियाँ। नहीं, आसाम के लोगों को तो ये कतई मानना ठीक नहीं लगेगा कि आसाम के जो भी इंडिजिनस लोग हैं उनको मियाँ ना कहें। ठीक है, बांग्लादेशी को तो मियाँ कहो। अब बांग्लादेशी वो खुद बोलते हैं मियाँ, खुद बोलते हैं मियाँ। उनको तो narrative, भगाओ। मियाँ कविता उन लोगों ने शुरू फिर किया, इसलिए तो मियाँ ज्यादा पॉपुलर हो गया। फिर बाकी दूसरी बात सोच लेंगे। एक बार बांग्लादेशी मियों को तो भगाओ। ठीक है, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने समय दिया, आपने कई ऐसी बातें कहीं, बहुत लोगों को ठीक भी नहीं लगेगा, ये बात भी सही है, लेकिन बात करना पड़ेगा। लेकिन असम के जो चुनाव है, जो आने वाले दिनों में इसका जो माहौल बनने वाला है, इसमें आपका जो भी भाषण है, जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो भी आप बोल रहे हैं इन दिनों, वो कितना कारगर साबित होगा, लोगों तक कितना पहुंचेगा। असमिया लोग असमिया बनना चाहेंगे कि कट्टर हिंदू बनना चाहेंगे, वो निर्भर करेगा कि आने वाले दिनों में वो लोग इन सभी बातों को कैसे लेगा। मैं फिर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आमार सदाशय दर्शकসকলক জনাব খুজিছোঁ যে আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হিন্দু পৰিষদৰ যিগৰাকী অধ্যক্ষ, তেখেতে আমাৰ আগত বহুখিনি কথা ক'লে। এতিয়া আপোনালোকে নিৰ্ণয় কৰিব যে আপোনালোকে কোনটো পন্থা ল'ব। তেখেতে আহ্বান জনাইছে, তেখেতৰ আহ্বানক গুৰুত্ব দিবনে একাষৰীয়া কৰিব, নে এই কথাখিনি আপোনালোকে একেবাৰেই গুৰুত্ব দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি ভাবে, সেয়া আপোনালোকৰ একান্তই বিচাৰ বিবেচনাৰ বিষয়। আমাৰ যিটো দায়িত্ব সেইটো হ'ল প্ৰশ্ন কৰাৰ। আমি প্ৰশ্ন কৰিছোঁ, প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তেখেতে যিখিনি দিছে সেয়া আপোনাৰ ভালো লাগিব পাৰে, বেয়াও লাগিব পাৰে। ইয়াৰ বাবে নিশ্চয় আমি দায়বদ্ধ নহয়। সেইখিনি কথা কৈ পুনৰবাৰ তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি আজিৰ পৰ্যবেক্ষণৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।